ओके, सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, जहां तक हमें पता है हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था. ओके, आई होप एवरीवन नोज दिस कि आइसोटोप सबको याद होगा. आइसोटोप्स हमने पढ़े थे. आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या था? एक्चुअली में 4 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है. ओके, 4 चीजें. फर्स्ट वन इज आइसोटोप्स, सेकेंड थिंग इज आइसोबार्स, थर्ड वन इज isotones, and the fourth one is isoelectronic, isoelectron. ओके, isoelectron. ये जो है हमें 4 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, सौम्या, आई होप यू आर एबल टू हियर मी. तो ये 4 चीजें उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या था? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, same atomic number but different mass number are called isotopes. Elements जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? उन्हें हम आइसोटोप्स बुलाते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, H11, H12 एंड H13. प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. ये 3 चीजें थी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. इन अगर हम लोग सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, सबके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सबका मास नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट है. सबका मास नंबर क्या है? डिफरेंट. अनम्यूटेड किया धानवी को. आइसोटोप्स का यूज क्या है? लाइक आइसोटोप्स का यूज तो कुछ भी नहीं है. आइसोटोप्स जस्ट एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. एक ही हाइड्रोजन का एटम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं कि एक ही हाइड्रोजन का एटम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है. ओके सर, थैंक यू. या हैवी वाटर का यूज, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का भी यूज हुआ है. ड्यूट्रियम मैंने बताया था, वो ड्यूटेरियम वाला पानी है. पानी. हाँ, मर जाओगे 5 दिन कंटिन्यूस पिया तो, 3-4 दिन कंटिन्यूस यूज उसका इनटेक किया तो फिर तुम लोग मर जाओगे. और ट्रिटियम का मैंने बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. मतलब क्या? जैसे जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम रहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, वैसे ही ट्रिटियम भी वही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ये अल्फा बीटा गामा रेज जो है रेडिएट करता है, जिससे क्या होगा? हम उसके एक्सपोजर से हम लोग क्या हो जाएंगे? हमें कैंसर हो जाएगा या तो फिर हम मर जाएंगे. हमारे लिविंग टिश्यूज बेसिकली डेड हो जाते हैं तो मर जाएंगे. ओके सर. ये तीनों के तीनों ऐसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया. अब आइसोटोप्स के बाद, उसके एग्जांपल के बाद आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे. अब ये आइसोबार्स क्या है? ये आइसोबार्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स. क्या? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर. यहाँ पे क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था. अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम हो, जिनका मास नंबर सेम हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ठीक से सोचें, जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, उसमें 2 एलिमेंट थे. एक था एर्गॉन और दूसरा था कैल्शियम. एर्गॉन और कैल्शियम दोनों का ही मास 40 था. दोनों का ही मास 40 था. तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर जो है वो क्या है? सेम है, उन्हें हम क्या बुलाएंगे? आइसोबार्स. ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स. तो यहाँ पे एर्गॉन है और कैल्शियम है, दोनों का 40 है, तो ये क्या हो गया? आइसोबार्स हो गए. ओके,
So in isobars, can it be like same element and like not two different elements? अगर सेम एलिमेंट होगा तो सेम एलिमेंट किससे कंपेयर करेंगे? सेम एलिमेंट अगर सपोज मैं ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ, तो हाइड्रोजन तो खुद में ही एक एलिमेंट है, उसको उसका दूसरा कहाँ से लाओगे? अगर आइसोटोप लोगे तो वो आइसोटोप में आ गया, आइसोबार तो हो ही नहीं सकता। इसका इसका मतलब डिफरेंट मास का मतलब ही ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम मास होना, मतलब मास सेम होना। लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स है तो सेम मास रहेगा। एक कार्बन का 16 मास नंबर है, दूसरे भी कार्बन एटम का 16 मास नंबर है, तो ऑफ कोर्स इसमें इसमें नई बात क्या है? ये भी कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, इसका 16 मास है तो ऑफ कोर्स इसका भी 16 ही होगा, दोनों ही तो कार्बन के एटम है। तो इसमें नई बात क्या है? इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें हैरानी वाली बात क्या है? तो सीखने वाली बात यह है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम मास नंबर हो तो उसे आइसोबार्स बोलते हैं। ओके, गॉट इट। फिर आते हैं आइसोटोन्स के ऊपर। ओके, एलिमेंट्स, अब यहाँ पे जो है हो गया एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हो गया मास नंबर। ओके, अब आएगा एलिमेंट्स हैविंग टोन्स, न्यूट्रॉन्स। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, elements having same number of neutrons are called isotones. Okay, so elements having same number of neutrons are called isotones. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? अगर ठीक से सोचें तो there is a pair of element which is called phosphorus and sulfur. फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का जो है मास एटॉमिक नंबर इज 15 एंड मास नंबर इज 31। ओके, और अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का इज 16 एंड मास नंबर इज 32। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स में बात करें तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स जो हैं, फॉस्फोरस के पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो है 31 माइनस 15। तो 31 30 माइनस 6 तो हो गया 16। तो 31 माइनस 15 न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे है 16। फॉस्फोरस के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 16। अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर 32 माइनस 16 16, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो मतलब फॉस्फोरस एंड सल्फर आर द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। ओके, समझा? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? अब न्यूट्रॉन्स भी हो गया, अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स। नाम से पता चल रहा है इधर क्या सेम होने वाला है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ आर कॉल्ड आइसो। ओके, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं। तो अगर हम लोग वैलेंसी देखें तो जैसे में जो है हम लोग पढ़ेंगे Ne और Na+ के बारे में, Ne और Na+। अगर मैं Ne को देखूं तो नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं Na+, सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर इज, उसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं। 11 प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसके ऊपर प्लस की चार्ज है। अभी मैं Na+ आयन की बात कर रहा हूँ। प्लस ये डिनोट कर रहा है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो अब उसके पास 11 में आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सर हाँ, मैग्नीशियम हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स बट वो 2 डोनेट कर देगा, तो क्या ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन होगा? वेरी गुड। तो Ne और Mg2+ दोनों के दोनों क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Mg2+ के पास भी 10 होंगे और नियॉन के पास भी 10 होंगे। देयर इज ऑल्सो वी कैन राइट वन एग्जाम्पल जहां पे हम लोग बात करेंगे लिथियम। और लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं नहीं, लिथियम तो नहीं लाएंगे,
बस ये सही है, Ne और Mg2+ सही है। ओके हाँ, Na+ इज एन आयन, बिल्कुल सही, Na+ इज एन आयन। तो एलिमेंट्स या फिर आयंस, आयंस एंड एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो Ne और जो है वो भी आइसो इलेक्ट्रॉन्स हुए, और Na+ और Mg2+ की बात करेंगे तो वो भी दो आइसो इलेक्ट्रॉन्स हुए। Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg2+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अगर ये दोनों पूछे कि ये दोनों क्या आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके तो हमने ये 4 चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हमने जैसे ही ये 4 चीजों के बारे में पढ़ लिया, अभी आज जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जस्ट वेट अ सेकेंड। Sir, your screen is frozen. या आई नो, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ अभी आज जो है हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बारे में स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या सबको एक्चुअली में जो हमारे नॉर्मल लेक्चर्स हैं वहां पे सबने कहाँ से स्टार्ट किया था सीखना? सबको कितना आता है? मैंने लेक्चर 4 से स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम याद है? वैलेंसी किया था तुमने? मैंने ऑक्सीडेशन chemical नंबर reaction था, के time. ऑक्सीडेशन नंबर। So even I started with oxidation number. Yeah, I started with Sir, I oxidation number. started with lecture 6. Yeah, same. You electricity. और लेक्चर 6 जो है वो क्या था? Oh, sorry. विच टॉपिक डिड यू Yes, स्टार्टेड sir. विद? The lecture 6 ही oxidation number था। अच्छा लेक्चर 6 लेक्चर ही 4 था ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी है, नहीं नहीं डजंट मैटर कि लेक्चर 4 था कि 6 था, द मेन थिंग इज कि तुम सबने ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट किया है। ओके तो बेसिकली लेकिन क्या ऑक्सीडेशन नंबर किसी को समझा था? हाँ सर मुझे समझा, खाली वो फाइंड करना समझा नहीं। वो आपने जो फॉर्मूला बोला था हाँ मैंने रूल्स बताए थे, थोड़ा ऑक्सीडेशन। तो मेरे को नहीं समझा था वो तो बात। थोड़ा confusion था। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तक कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आज हमारी जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लेंगे एक बार, ठीक है? क्योंकि ठीक उसके है, बाद सर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो है ना, उसके बाद जो है वो टॉपिक था केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, और उसके लिए बेसिक वो तो समझा ही होगा। बेसिकली क्रिस क्रॉस करेंगे तो फिर हमें उनका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड से बाकी सबको समझा होगा। तो बेसिकली आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तक करेंगे। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। हाँ आज हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं तो हमें इजी पड़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके तो सर सर आज के हाँ हाँ बोलो। बस एक सेकंड के लिए आप वो पेज दिखा सकते हो आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाला? मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ एक सेकंड। हाँ ओके हाँ सर ठीक, थैंक यू। आज के देखो, आज तो हमने ये किया। आज हमने जो है आइसोटोप्स आइसोबार्स किया। उसके बाद जो चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं वो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बाद, दैट वुड बी वैलेंसी। ओके वैलेंसी के बाद फिर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और लास्ट वन होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ओके आज हम लोग जो है ये 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके So lecture 6 oxidation number था। बिल्कुल, तो अभी हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर का भी आज हम लोग एक ग्लिम्स देख लेंगे। ओके तो मॉलिक्यूलर वेट से स्टार्ट करते हैं, फिर वैलेंसी की तरफ बढ़ेंगे। ओके फाइन, चलो फिर मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक एटॉमिक वेट। ओके मॉलिक्यूलर वेट इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक एटॉमिक वेट। आई
वेट याद होगा, अगर नहीं है तो मैं फिर से उसकी एक डेफिनेशन बोलता हूँ। मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। क्या थी उसकी डेफिनेशन? एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज, एटॉमिक वेट यहीं पे देगा, अरे यही तो है, यही पेज पे दे, एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज number of times an atom is heavier than 1/12 of mass of an atom of C12 isotope. Okay. तो basically atomic weight is defined as number of times an atom is heavier, कि एक एटम कितना हैवी है, किससे हैवी है? 1/12 of mass of an atom of C12 isotope, कि उससे कितना हैवी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एटॉमिक वेट। हमने ये भी पढ़ा था कि एटॉमिक वेट का कोई भी डेफिनेशन नहीं होता, एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम जो है दो लोगों को, दो एटम्स को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका वेट इससे 3 गुना ज्यादा है। इसमें हमने तो कहीं पे यूनिट यूज ही नहीं किया, किलोग्राम और ग्राम तो कहीं पे यूज किया ही नहीं। ओके, सो बेसिकली एटॉमिक वेट जो है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, बस ये एटॉमिक वेट जो है हमने पढ़ा था। आज हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल एटॉमिक वेट की तरह, नंबर ऑफ टाइम्स। वहां पे था एन एटम इज हैवियर, यहाँ पे होगा अ मॉलिक्यूल इज हैवियर। एटम के बदले सिर्फ क्या वर्ड चेंज हो गया? मॉलिक्यूल वर्ड चेंज हो गया। एट मॉलिक्यूलर वेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। बिल्कुल एटॉमिक वेट का डेफिनेशन ही है। जैसे हमने जो है वहां पे किया था कि एटॉमिक वेट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं था, वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट का भी कोई भी यूनिट नहीं है। ओके, बस। और फिर हमने एटॉमिक ग्राम वेट के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक ग्राम एटॉमिक ग्राम एटॉमिक वेट, तो ग्राम एटॉमिक वेट कैन बी इज नथिंग बट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सेम। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। अब हमसे पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है CaCO3 का वो हमें बताओ, ठीक है। तो CaCO3 वेट कौन फाइंड करके बताएगा? जल्दी बताओ, क्या किसी को आ सकता है ये? क्या सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 क्या किसी को फाइंड करना आ सकता है? नियाल, यस सर, नियाल बोल रहे 1 सेकेंड, तो मतलब नियाल को आ सकता है, मतलब ऐसा चांसेस है कि नियाल को आता हो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना। मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। तो अगर हर एक एटम का अगर हमने एटॉमिक वेट फाइंड कर लिया तो हमें उनका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। अगर तो पूरा 110, कितना? 110। 110, ऑलमोस्ट टू राइट था, ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट सो राइट था। 100 भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तेरे से। 100 सर। ये बहुत सही बोला। ये कौन बोला? ये तो बिल्कुल कृष्णा। कृष्णा, बिल्कुल सही आंसर है ये। 100 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 100 is the correct answer. कैसे? देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 पूछ रहा है, CaCO3 पूछ रहा है। ओके फाइन। अब CaCO3 पूछ रहा है, CaCO3। ओके, सो CaCO3, तो Ca जो है ना, जस्ट 1 सेकेंड। CA का 40 है सर। हाँ सर।
तो CaCO3 है, तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या हो सकता है? एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या हो सकता है? कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40। कार्बन कार्बन का कार्बन का वेट क्या होता है? कार्बन का वेट जो है वो होता है 12। 12। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 15। होता है 16। अच्छा ओके, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 का डबल 16, तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब मुझे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज नथिंग बट 40, एक्चुअली में 240 प्लस 1, क्यों? क्योंकि कैल्शियम के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है। कार्बन का कितना एटम है? एक ही, तो 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3, तो 3 into 16। ओके, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 6 2 12 6 18 48, तो ये हो गया 48। 40 प्लस 12 प्लस 48 टोटल होगा 100। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज 100। सबको समझा हमने क्या किया यहाँ पे? हाँ सर। इजी है ना? हाँ सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सम दे रहा हूँ। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। सर स्क्रीन फ्रोज हो गया हाँ, अगर आप लिख रहे थे। नहीं, एक सेकेंड, HCl नहीं, H2O। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। सर 18। सर 18। वेरी गुड। Sir, 18. Yes, बिल्कुल sir. सही। 18। चलो बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सम देखते हैं, एक और सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजन एटम जो है ना, उसके वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 28 AMU ऑफ मास। नाइट्रोजन एटम जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? 28 AMU ऑफ मास। उसका मास जो है 28 AMU है। whereas ऑक्सीजन 48 AMU। ऑक्सीजन एटम जो है उसका कितना AMU है? 48 AMU है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमें पूछ रहा है। ओके, तो अब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? N2O3। वेरी गुड। ये कौन बोला नाम? पल्लव। ओके पल्लव, एक सेकेंड, पल्लव कहाँ पे है? ओके, पल्लव जैन, वेरी नाइस। अच्छा, अब सुनो सर कैसे। हाँ बोलो। सर बट O3 कैसे? व्हाई नॉट O2 और जस्ट O? हाँ, मैं अभी वो बता रहा हूँ कैसे, ठीक है? अच्छा, तो सुनो, अभी म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ। एक कंपाउंड है, उसके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो एटम जो है, म्यूट म्यूट म्यूट, नाइट्रोजन का एटम जो है, वंस यू आर डन टॉकिंग सीधा म्यूट कर लो, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 28 AMU। तो नाइट्रोजन एटम जो है उसको कंट्रीब्यूट्स कितना कर रहा है? 28 AMU कर रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 14। नाइट्रोजन एटम ऐसा होता है ना, 7 और 14, एटॉमिक नंबर 7 और मास होता है 14। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? 14 AMU। अगर मास की बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? 14 AMU। ओके, तो 14 AMU हो गया। तो लेकिन मेरे पास जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका मास कितना है? उसका मास जो है वो है 28 AMU। तो मैं क्या करूंगा? 28 डिवाइड बाय 14। 14 की टेबल टू टाइम्स लगेगी, तो 2 का 14 2 28।
पास क्या है, मेरे पास दो एटम्स हैं, मेरे पास दो एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का जो मास जो है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, 48 AMU। यहाँ पे लिखा हुआ है 48 AMU। ऑक्सीजन के पास कितना मास है, 48 AMU है। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का जो मास जो है वो होता है 16 AMU। उसका मास जो है वो 16 होता है। लेकिन मेरे पास जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन कितना है, उसमें ऑक्सीजन 48 है। तो 48 डिवाइड बाय 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है। अगर यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे तो 16 1 जा 16 3 जा, तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, कितने का मास मिलके 48 बन सकता है, कितने, 3 एटम्स। तो नाइट्रोजन जो है वो था 2 एटम और ऑक्सीजन जो था वो था 3 एटम्स। तो दोनों साथ में मिलके कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, N2O3। समझे? तो इस तरीके से जो है, यस सर। इस तरीके से मुझे मॉलिक्यूल का नाम मिल गया कि N2O3 कंपाउंड ही बन सकता है इससे सिर्फ। फिर मुझसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना तो वेरी इजी है। इससे पहले तो हमने वही फाइंड किया था जैसे हमने H2O का फाइंड किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का वेट जो होता है वो कितना होता है 14, तो हमने 14 लिखा, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3, मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल तो जाएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी मास दिया हुआ है दोनों का, 28 और 48, दोनों को तो ऐड करना था सर। वेरी गुड। ये होता है, एक होता है हार्ड है क्लेवर वर्किंग। तो क्लेवर वाला जो इंसान जो रहेगा वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल से उसका मास निकालने के बजाय वो क्या करेगा, वो उसको ऑलरेडी पता है कि नाइट्रोजन का 28 और 48 है, तो सीधा इन दोनों को प्लस ही कर देगा वो, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दिस रूट कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 या क्या। इसके बजाय हम लोग और एक तरीका कर सकते हैं जो कि क्लेवर तरीका है, कि हम लोग 28 और 48 को ही प्लस कर लेंगे, क्योंकि इनऑल वेट तो टोटल उनका उतना ही है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिर हमें टोटल वेट मिल जाएगा पूरे मॉलिक्यूल का, विच विल बी 76। समझ में आ गया? तो बहुत ही, आई होप सबको ये चाहिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? आई होप इसके बाद जो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में चीजें। ओके, तो एक और देखते हैं क्वेश्चन। देयर इज अ कंपाउंड, उसमें जो है कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन जो है उसका वेट इज 24 AMU, हाइड्रोजन जो है उसका वेट इज 6 AMU, ऑक्सीजन का वेट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो अब सबसे पहले अगर कार्बन की तरफ बढ़े तो कार्बन जो है वो 24 AMU है। तो मुझे पता है एक कार्बन एटम का मास जो होता है ना वो कितना होता है 12। 12 सर। तो अब एक का 12 है, तो बताओ 26 AMU में कितने कार्बन एटम्स आएंगे? 24 बिल्कुल दो सही, दो दो कार्बन के एटम। वेरी गुड। तो 24 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 2 कार्बन एटम्स मिल जाएंगे। मतलब ये कौन है? चलो ठीक है, तो ये 24 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा विच इज 2 कार्बन एटम्स। फिर आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। ये क्या हो रहा है? सर सौम्या से आवाज। वो सौम्या क्या कैसे आवाज क्यों निकाल रही है? आई थिंक सौम्या का माइक खराब है। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ H प्रेजेंट इज 6 AMU। हाइड्रोजन का जो मास जो है ना वो 6 AMU है। मुझे पता है एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 AMU होता है, यहाँ पे 6 AMU है। तो 6 AMU मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम्स 6 हैं? हाइड्रोजन के एटम। 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो मतलब हाइड्रोजन के एटम्स 6 और कार्बन के 2। अब ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स। याद है हमने किया था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स। ये हमने पढ़ा था। 1 तो AMU, ऑक्सीजन का 16 नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12
AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻24 grams। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, तो अब अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह ऑक्सीजन का मास इतना है, ग्राम्स में इतना है। तो ग्राम मुझे पता है, ग्राम्स में अगर मुझे ग्राम से AMU में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड बाय 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स करूंगा तो सिर्फ 16 रह जाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन का मास 16 AMU है। तो अगर मास 16 AMU है तो एक ऑक्सीजन का 16 AMU ही मास होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है। तो का C12 C2H6O2 C2H6O, सिर्फ O, O2 नहीं, O एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरीके से मुझे मेरा ये मॉलिक्यूल मिल गया, मॉलिक्यूल मिल गया। अब मुझसे वेट भी पूछ रहे हैं तो सिंपल है, 24 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, तीनों को प्लस कर दूंगा तो 46 आ गया है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझी और सबको मॉलिक्यूलर वेट अभी फाइंड करना इजी लग रहा होगा। हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं वैलेंसी की तरफ। अब वैलेंसी क्या होता है बेसिकली? किसने पहले कभी ये वर्ड सुना है वैलेंसी? हाँ सर। यस सर। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, जिसने नहीं सुना है पता नहीं है। ओके, सुना है पर पता नहीं है। नो ओके सर। फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सीखेंगे वैलेंसी के बारे में। बेसिकली हर एक एटम जो है उसकी कैपेबिलिटी वो चाहता है, बेसिकली हर एक एटम जो है ना वो चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो वो चाहता है, क्या चाहता है? कि वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए वो जो है लास्ट के शेल में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो उसके लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, तो वो चाहता है कि वो स्टेबल हो, और वो स्टेबल होने के चक्कर में नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है। और सारे के सारे नोबल गैसेस जो हैं उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम को छोड़ के। हीलियम जो है वो डुप्लेट होता है, बाकी सब जो है ऑक्टेट होते हैं। तो हीलियम को छोड़ के नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी की सारी जो नोबल गैसेस होती हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर एक एलिमेंट जो है वो यही चाहता है कि उसके लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। नोबल गैसेस कौन सी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये भी यही चाहते हैं कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं और किसी और आगे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूं। उसके लिए उन्हें क्या होना पड़ता है? स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए उन्हें? कहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? लास्ट शेल में। उसे हम कौन सा रूल बोलते हैं? उसे हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब 8। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, सबको इतना चीज समझा? अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ओके, तो अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें, जस्ट 1 सेकेंड, अब सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है ना, हाँ, लास्ट शेल इज आल्सो नोन एज वैलेंस शेल, और लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं शेल भी बोलते हैं हम इसे, ऑर्बिट भी बोलते हैं। और लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और लास्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग जो है यहाँ पे अगर ठीक से देखें तो लिथियम का लेते हैं। लिथियम के जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, उसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम जो है लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब लिथियम के लिए क्या इजी है? लिथियम के लिए क्या इजी है? ये मैंने क्या बोला, हर एक एटम जो है वो चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है।
लिथियम के लिए क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 7 इलेक्ट्रॉन दे देना? सबसे पहले वैलेंसी होती क्या है, ये देखो, एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, डोनेशन इज अ गुड थिंग, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एटम जब इलेक्ट्रॉन्स छीनता है, लेता है, गेन करता है, छीनता है, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। तो याद रखना, एटम जब इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करता है, नेगेटिव चार्ज आती है, और एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। ओके, अब लिथियम है, लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के लिए क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना? कौन सा किसमें उसको कम मेहनत दे लगेगी? देना। बिल्कुल सही, तो एक इलेक्ट्रॉन देना। दे देने में उसे कम मेहनत लगेगी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब बेरिलियम की तरफ बढ़ते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4। बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ओके, तो अब बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम के लिए क्या इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देना? क्या इजी है उसके लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स दे देना। वेरी गुड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है देना उसके लिए इजी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। तो बेरिलियम का वैलेंसी इज 2। बोरॉन की तरफ बढ़ेंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5। फर्स्ट शेल में अगेन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, लास्ट शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब बेरिलियम जो है उसके लिए क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देना या 5 इलेक्ट्रॉन छीनना? इसके लिए इजी है 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देना। 3 इलेक्ट्रॉन दे देना। बिल्कुल सही, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, +3। अब कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6। फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन जो है उसके लिए इक्वल मेहनत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, दोनों में इक्वल मेहनत है, तो उसका जो वैलेंसी होगा वो होगा +4 या फिर -4। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल कि कौन से एटम के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, जो उसका वैलेंसी जो है +4 हो या -4 हो, टोटली डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। ओके, कार्बन जो है उसका दोनों हो सकता है। फिर नाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, हाँ सर बोलो। कार्बन का कौन सा बॉन्डिंग रहता है, कोवैलेंट की आयोनिक? कार्बन का रहता है कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन ठीक है मेटल सर। है ना, नॉन मेटल का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाँ सर। अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के लिए क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वो दे देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना ताकि वो ऑक्टेट सेट 3 कंप्लीट करे? इलेक्ट्रॉन लेना। 3 इलेक्ट्रॉन लेना। बिल्कुल। अब क्या करेगा, अभी एटम जो है इंस्टेड ऑफ गिविंग, नाउ इट विल टेक, तो दिस एटम विल टेक इलेक्ट्रॉन, टेक तो टेक कर रहा है, ले रहा है, छीन रहा है, तो कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, 3, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, -3। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए क्या इजी है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देना या 2 इलेक्ट्रॉन लेना? 2 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना। बिल्कुल सही, और इस तरीके से इसका वैलेंसी ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। फ्लोरीन का जो है उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वैलेंसी -1। और नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, उसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 0। और इस तरीके से जो है हमने वैलेंसी फाइंड की एक पर्टिकुलर एटम की, कि हर एक की जो अगर ठीक से देखोगे तो फ्लो ऐसा जा रहा है 1 2 3 4 3 2 1 0। सर वैलेंसी तो पॉजिटिव रहता है ना पर? बिल्कुल सही है।
नंबर पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि वैलेंसी इज नॉट पॉजिटिव, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, वैलेंसी जस्ट इज जस्ट अ नंबर। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, जब ये ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, और जब हम लोग आगे साइन दे देते हैं तो वो बन जाता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर। ओके, तो वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। अगर मुझसे पूछे कि लिथियम की वैलेंसी क्या है, तो आई विल से 1। अगर कोई मुझसे पूछे फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है, तो मैं फिर भी बोलूंगा 1। बोलोगे सर फिर पता कैसे चलेगा, मतलब डिफरेंस क्या रह गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो वैलेंसी जो है वो एक नंबर ही है, एक मतलब एक नंबर है, ना कि साइन। हमें डिफरेंशिएट करना ही नहीं है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसकी वैलेंसी है वो उसकी वैलेंसी है। अगर हमें फर्दर क्लियर करना है कि क्या उसकी माइनस है कि पॉजिटिव है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर उसका बताएंगे, और हम लोग फिर उनको क्लियर करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज नोबल करेंगे। गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। 0, नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो याद रखना वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में ये सब प्लस माइनस करा देता हूँ, तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक स्टार्ट होता है तब मैं उनको बोलता हूँ कि अब तक जो भी हमने सीखा वो सब ऑक्सीडेशन नंबर था, और इन सब से साइंस हटा दोगे तो वो हमारा वैलेंसी बन जाएगा। ओके, तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही आइडिया है, इसलिए तुमको पता चल गया ऑलरेडी। ओके, तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. सबको पता होगा कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट शेल में 2 है, लास्ट शेल में 1 है, तो 2,1, यहाँ पे 2,2, यहाँ पे 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, और और उसको डिनोट कैसे करेंगे। अब जब वो जो है अपना लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फिर वो लिथियम एटम नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, अब वो एक एक एटम जिसके ऊपर चार्ज आ जाती है, एक एटम जिसके ऊपर एक एटम जिसके ऊपर चार्ज आ जाती है, और चार्ज आ जाती है, वो बन जाता है आयन। ओके, और एक मॉलिक्यूल जब उसके ऊपर चार्ज आ जाती है तो वो बन जाता है रेडिकल। ओके, तो एटम के ऊपर चार्ज तो आयन, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज तो रेडिकल। इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया लिथियम, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब वो क्या बन गया, Li+। अब बोलोगे सर ऐसा ये लिखना प्लस लिखना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी। अगर तुम लोग लिथियम एटम को भी Li से रिप्रेजेंट करोगे और आयन को भी Li से रिप्रेजेंट करोगे, तो तुम लोग डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो ये डिफरेंस जब मैं बोलूंगा Li+, जब मैं बोलूंगा Li+, तब तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दे दिया है। तो ये Li++ जो है ये निशानी डिनोट कर रही है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर ये प्लस डिनोट नहीं करेंगे तो मैं यही मानूंगा कि इसके पास उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने उसके पास नॉर्मली होने चाहिए, मतलब 3। समझा? तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम लोग जो है ये बताएं कि हम लोग ये आयन है कि ये एटम है। एटम के अगर लिथियम एटम है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर मैंने Li+ लिखा है मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, अब बेरिलियम की बात करेंगे, तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम Be++ या तो फिर Be2+, जब वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Be2+ आयन बन जाएगा। बोरॉन जो है वो बन जाएगा B3+, जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बन जो है वो बन जाएगा 4+ या 4-। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो छीनेगा तो N3-। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो O2-। 3 एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो F- आयन बन जाएगा, और नियॉन तो आयन बनता ही नहीं है, तो Ne का Ne रहेगा हमेशा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया ये चीज, वैलेंसी समझ में आ गई बेसिकली सबको। ऐसा है क्या किसको कोई डाउट हो? सर वो लास्ट पार्ट आप एक बार प्लीज बता सकते हो? ये वाला नहीं वो नहीं, इन आयंस का, जनरल। इन जनरल आयंस। तो बेसिकली आयंस जो है ना, बेसिकली क्या होते हैं, जब एक लूज कर देता है, लूज करेगा तो वो आयन बन जाता है, और मॉलिक्यूल जब लूज करेगा तो जैसे कि SO4 2-, SCO3 2-। तो बेसिकली ये बहुत सारे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और उनके ऊपर चार्ज है। SO4 2-, बहुत सारे एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और उनके ऊपर चार्ज है, तो इनको मैं रेडिकल बोलूंगा। इन्हें मैं क्या बोलूंगा, रेडिकल। और इन्हें मैं क्या बोलूंगा, आयन बोलूंगा।
बेसिकली है क्या कि बेसिकली अगर एक एटम के ऊपर जो है, एक एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाती है तो उसे मैं क्या कहूंगा कि वो क्या बन गया है, वो अब आयन बन चुका है। ओके, तो अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम ने क्या किया है, बेरिलियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो अपने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो व्हाट विल इट विल बिकम, इट विल बिकम Be2+। ओके, अब सपोज बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन जो है उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ इट विल टू बिकम स्टेबल, व्हाट विल इट डू, इट विल लूज इट्स इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेगा। क्या वो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 3 देगा, क्या करेगा वो बताओ? 5 लेगा सर। 3 देगा। 3 देगा कि 5 लेगा? 3 देगा। सॉरी अब 3 बताओ बताओ। ओके 3 देगा। सर 5 लेगा। क्या 5 लेगा। 5 लेगा? 5 लेना उसके लिए इजी है कि 3 देना उसके लिए इजी है? 3 देना, 3 3 देना। देना। बिल्कुल सही। उसके लिए जो है खुद ही सोचो कौन सा कम नंबर है, कौन सा उसके लिए इजी पड़ेगा। उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए क्या इजी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बोरॉन जो है नॉर्मल बोरॉन एटम है, जब वो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगी तो B3+ आयन से हम लोग उसे डिनोट करेंगे। समझ में आया? सेम थिंग गोज फॉर हेयर ऑल्सो। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू बिकम स्टेबल इट विल व्हाट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वंस इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, इट विल एक्वायर नेगेटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज हम लोग उसके आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N3-। ओके, सबको समझ रहा है ये चीज? यस सर। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटम जो है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर का चार्ज कौन सा आ जाएगा, -2 का। इसलिए हम लोग उसके आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O2- या फिर O-, या फिर O-2, जो समझ में आ जाए बेसिकली। सर हाँ सर बट बोलो बोलो बोलो। सर SO4 बेरिलियम SO4 के साथ बॉन्ड हो सकता है क्या, क्योंकि -2 चार्ज है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। SO4 जो है वो सल्फेट्स करके सारे सॉल्ट्स रहते हैं, और सॉल्ट्स जो है हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक सॉल्ट्स बना देते हैं। तो मोस्ट जैसे NaCl हो गया, तो NaCl में जो है क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो है वो सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो अगर हम लोग क्लोराइड्स की बात करेंगे तो क्लोराइड में Na जो है वो एक मेटल है, तो सारे के सारे सॉल्ट्स जो है वो मेटेलिक सॉल्ट्स ही होते हैं। हम लोग बोलते हैं सॉल्ट्स हैं, एक्चुअली में हम लोग उनको क्या बोलते, केमिकल टर्म केमिस्ट्री में उन्हें क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स। तो सारे के सारे मेटल्स जो हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके एक्चुअली सॉल्ट्स बनते हैं सारे के सारे। अच्छा, ओके, आई होप सबको ये चीज समझ गई। वंस वी आर डन विद द वैलेंसी, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या था, आई फॉरगॉट आवर नेक्स्ट Sir? टॉपिक। Sir, but how do we decide how many electrons are there in an element? अब जितने उसके पास जो उसका एटॉमिक नंबर है उसके पास उतने प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने उसके पास प्रोटॉन्स वो उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स। Okay. ओके, तो जो हर एक का मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है ना 5, तो उसके पास 5 है तो मतलब उसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि उसके पास 5 प्रोटॉन्स है तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ओके, सर ऐसे तो तीन कंपाउंड साथ में जॉइन हो सकते हैं ना, मतलब कि अगर लाइक पहला कंपाउंड का चार्ज -3 है तो और 3 इलेक्ट्रॉन और 3 कंपाउंड का जो चार्ज अगर 1-1-1 हुआ, 1 जिसका है, वैलेंसी बिल्कुल 1 है। बिल्कुल सही। वो कम जैसे कि NH3 हो गया, NH3 अमोनिया, NH3 में अमोनिया जो है उसमें वो हो सकता है, अगर हम लोग NH3 ले लें तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है वो 1-1-1 है, तो नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन
हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम एंड तीसरा हाइड्रोजन एटम, टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है ऑक्टेट स्टेट फिल करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और NH3 बन जाएगा और वो स्टेबल बन जाएगा। नाइट्रोजन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, पूरा स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। ओके, अगर NaCl है तो फिर NaCl का देखते हैं एक बार। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो अगर NaCl देखते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट देखें, एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे फर्स्ट शेल है। ओके, अब फर्स्ट शेल में Na2 है, सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 एंड द थर्ड शेल इज 1 इलेक्ट्रॉन, Na का मॉलिक्यूल। और अभी हम लोग Cl के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1, ओके, फिर सेकेंड वन इज 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। और थर्ड वन जो है क्लोरीन जो है, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया Cl, NaCl, ठीक है। अगर अब लोग यहाँ पे देखें, अभी NaCl बनता कैसे है। ओके, अगर NaCl है तो अब NaCl जो है बनेगा कैसे, तो Na और Cl यहाँ पे है। अब Na क्या चाहेगा कि वो जो है उसके लिए, Na के लिए क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, उसके लिए क्या इजी है Na के लिए। Na के लिए इजी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7। ओके, तो इसके लिए क्या इजी है, दे देना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। 7 है इसके लास्ट, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के लिए क्या इजी है, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देना या एक इलेक्ट्रॉन छीनना। तो Na जो है वो इसके लिए इजी है, एक इलेक्ट्रॉन छीनना। तो ये Na से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा। अब ये इसने जैसे ही इसे छीन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके क्लोरीन के पास चला जाएगा। अब जैसे ही क्लोरीन के पास चला गया तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 8 प्लस 2 8 8, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया ना इसका, तो यहाँ पे 7 से कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में हो गए और साथ में हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, साथ में हो जाने के बाद क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, अब ये N बन गया, Na प्लस बन गया। क्लोरीन जो है उसके लास्ट शेल में उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, छीना। किससे छीना, सोडियम से छीना। तो क्लोरीन जो है वो अब क्लोरीन नहीं रहा, वो क्या बन गया, Cl माइनस बन गया है, क्योंकि उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन छीना Na से, ठीक है। तो उसने जो है इट एक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, तो वो Cl माइनस बन गया। दोनों के ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस आ गई है, इसको, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो क्योंकि इनके ऊपर जो है चार्जेस आ गए हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। और दोनों ज्वाइन होने के बाद हमें जो है मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो मिलेगा NaCl। So, but how do we find out the electronic configuration of an element? Okay, electronic configuration of an element, it goes by the formula of 2n square. It goes by the formula कि हर एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ये देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड नील बोर। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड नील बोर, उसने ये फॉर्मूला दी थी 2n स्क्वायर जैसे, और वेयर n इज शेल नंबर, ओके। सो अगर इफ वी सी इट प्रॉपर्ली तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n जो है, अभी मुझे ये देखना है कि मैं फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, n के बजाय हम लोग 1 लिखेंगे और स्क्वायर भेजेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फर्स्ट शेल कैन एक्वायर, व्हिच फर्स्ट शेल कैन एकोमोडेट इज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकंड शेल में मैक्सिमम मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूँ। सॉरी, हर एक एलिमेंट के लिए काम करेगा, हर एक एलिमेंट के लिए काम करेगा, ये इन जनरल फॉर्मूला है। तो अगर
हैं कि सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो सेकंड शेल में अगर ठीक से देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 8। तो द सेकंड शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए देखो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। तो क्योंकि सोडियम के पास जो है ना, अगर फर्स्ट शेल में उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 11 सोडियम का, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, फिर उसके पास जो है 11 माइनस 2 कितना हो गया, 11 माइनस 2 जो है वो हो गया 9। अब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब मैं 2n² फॉर्मूला डालूंगा। अब क्योंकि मैंने 2n² फॉर्मूला डाली तो मुझे 8 आंसर मिला। मतलब जो सेकंड शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, लेकिन फिर भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर से मैं 2n² वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। 2n² 2 मल्टीप्लाइड बाय एंड वेयर n इज शेल नंबर 3 का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इस तरीके चला कि सेकंड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। ओके, तो इस तरीके से मुझे पता चलता है। तो हमें जो है बेसिकली ये याद रखना है, फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8, थर्ड शेल 18, फोर्थ शेल 32 और लास्ट फिफ्थ शेल 50। तो फिर लाइक कैल्शियम में 2 8 8 2 क्यों करते हैं, जबकि थर्ड शेल में हम लोग 18 डाल सकते हैं? तो 2 8 10 क्यों नहीं करता? वेरी नाइस। ये किसका डाउट है? तो पल्लव, वेरी नाइस। अगर कैल्शियम की अगर हम लोग बात करेंगे ना, कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही अलग केसेस हैं। दोनों में क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। वेरी नाइस, जिसने ये रिप्लाई किया वो तो और भी अच्छी बच्ची है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 2 हो गया यहाँ पे। कैल्शियम जो है मुझे पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने फर्स्ट शेल में डाल दिए, सेकेंड और 8 शेल सेकेंड शेल में डाल दिए, तो 10 हो गए यहाँ पे। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। अगर मैं थर्ड शेल डालता हूँ तो थर्ड शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डाल दिए। ओके, 9 और 10 डाल दिए। तो अब जो कैल्शियम एटम जो है ना, बेसिकली कैल्शियम एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन ऑक्टेट रूल का एक रूल ये भी कहता है, ऑक्टेट रूल जो है ये कहता है कि एवरी एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट आउटर मोस्ट शेल। कि हर एक स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 या तो फिर 8 से कम, 8 या तो फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ, लास्ट शेल में। तो अगर मैं ठीक से देखूं तो कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 हो रहे हैं। तो ये जो है ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 8 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो 8 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 1। ऑक्टेट रूल जो है इट इज एप्लीकेबल, इट इज अ यूनिवर्स। अभी तक फिलहाल हम लोग यही सीखेंगे कि इट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्चुअली में एटम्स जो है ये फॉलो करते हैं, और इसलिए हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं और एटम्स को ऐसा बनाया है। तो सेकंड लास्ट शेल में हम लोग 2891 भी तो कर सकते हैं ना? 289 2891 नहीं 289 नहीं, वो भी नहीं करेंगे। 2881 इज गुड। वो हम लोग बाद में फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जो है 80 लेना है, क्योंकि इससे पहले जो है पोटेशियम आता है। पोटेशियम का भी सेम केस है, कैल्शियम से पहले पोटेशियम आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है कैल्शियम पोटेशियम का इज 19। तो 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 हो गए। अब लास्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन हमारा ऑक्टेट रूल ये कहता है कि लास्ट शेल में 8 या तो 8 से कम रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। तो अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स मैं डाल ही नहीं सकता, तो फिर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे? 8 ही इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन डालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8।
जो है वो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से 2881 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम की, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉलो वही करता है कि 8 से ज्यादा है तो 8 ही लेगा वो और बाकी के सारे ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट ऑर्बिट में। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर 8 से जितने भी ज्यादा होंगे उन सबको ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट शेल में। ओके, ये 282 है, ये 282 है कैल्शियम का। ओके, तो ये कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों में जो है ये केस फॉलो होता है ऑक्टेट का। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, वैलेंसी आई होप सबको समझ में आ गई। आई होप सबको वैलेंसी और ये भी समझ में आ गया कि NaCl कैसे Yes, फॉर्म sir. होता है। NaCl भी हाँ, हमें पता चल गया कैसे फॉर्म होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर और इस तरीके से NaCl बन जाता है। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट ही करेगा। ओके, तो अभी हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि हाउ द नॉमेनक्लेचर वर्क्स। ओके, So 1 second, so one small doubt, sir. हाँ हाँ बोलो ना। जो जिंक है उसका 30 होता है ना सर, तो आप एक बार जिंक का दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बिल्कुल सही, जिंक का भी दिखा देता हूँ। अगर हम लोग जिंक देखें तो जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30। तो अगर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस यहाँ पे और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन गए फर्स्ट शेल में और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 और 8 10 हो गए, बाकी बच गए 20। अब 20 मुझे एकोमोडेट करने हैं। थर्ड शेल मैक्सिमम कैन एकोमोडेट कितना, मैक्सिमम कैन एकोमोडेट कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और बाकी फिर अगर 18 चले गए फिर भी 2 रह गए तो 2, तो लास्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और इस तरीके से जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 18, 2। अब बहुत जने पूछते हैं सर यहाँ पे 18 कैसे, क्योंकि जिंक का जो ये वाला शेल जो है ये कभी उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कभी बन ही नहीं रहा था। 18 के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बच ही रहे थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी लास्ट शेल में ही जाने वाले थे। 18 वाला जो था जहाँ पे हम लोग 18 डाल रहे हैं वो तो कभी इसका लास्ट आउटर मोस्ट शेल तो बनने ही नहीं वाला था, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं जो कि 18 है। तो 18 के 18 एकोमोडेट कर दिए और बाकी के 2 जो बच गए वो लास्ट शेल में चले गए। सर जिंक भी ड्यूप्लेट रूल से स्टेबलाइज होता है? नहीं, डुप्लेट रूल से तो स्टेबलाइज नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। नहीं, डुप्लेट रूल से स्टेबलाइज तो नहीं होता। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। तो बहुत जने जो है ऐसा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कैल्शियम का इज 2, 8, 8, 2 इज 2, 8, 18, 2। ओके, तो इन दोनों में थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलो अभी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। बेसिकली हमारा नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि हमेशा जो पॉजिटिव आयन जो है ना वो हमेशा पहले आएगा और नेगेटिव आयन जो है वो हमेशा बाद में आएगा, जब भी हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि Na+ बनेगा और Cl हमेशा माइनस बनेगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है उसे हम पहले लिखते हैं। कभी भी हम लोग ऐसा NaCl जो कि सॉल्ट होता है उसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे ClNa। ClNa करके कुछ होता ही नहीं है मॉलिक्यूल का नाम। मॉलिक्यूल का नाम हमेशा क्या होगा, NaCl होगा। और मॉलिक्यूल का नाम हम लोग कैसे बनाते हैं, जो देता है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है वो हमेशा पहले लिखते हैं हम लोग और नेगेटिव चार्ज वाला हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं। ओके, तो NaCl, तो इसलिए Na पॉजिटिव होता है और Cl माइनस होता है। Cl H+ होता है और Cl माइनस होता है, तो ये बन गया HCl। ओके, जैसे कि हो गया NaHCO3 which is called सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग जो है वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ओके, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो है Na+ होता है और HCO3 माइनस होता है, तो इसलिए Na पहले और HCO3 बाद में। ओके, अगर हम लोग अमोनियम सल्फेट लें तो NH4, हाँ पूछो, NH4 और SO4 अमोनियम सल्फेट। NH4 की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है। तो -2 तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। 2 जाएगा यहाँ पे और 1 जाएगा यहाँ पे, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा NH4 ट्वाइस
which is called ammonium sulfate. सर आयन को पूरा एलिमेंट कहते हैं कि नहीं, आयन ही बोलते हैं, सिर्फ आयन। एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके ऊपर चार्ज आ जाती है। एटम, एक पर्टिकुलर एटम जब उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग आयन बोलते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। बेसिकली नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पॉजिटिव वाला हमेशा पहले और नेगेटिव वाला हमेशा एंडिंग में। ओके, सबको समझा? ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे ऑक्सीडेशन नंबर पे। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेसिकली? अब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इज वैलेंसी associated with sign, associated with sign। इसके कुछ रूल्स फॉलो करने हैं हमें। पहला रूल ये है कि हमेशा जो मेटल्स होते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स, याद रखो, मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तीसरा, हाइड्रोजन जो है, अब ये कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, बेसिकली अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं? दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप वैलेंसी में सबको समझ में आ गया होगा कि जिनके लास्ट शेल में 1 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ऑलवेज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। और जिनके लास्ट शेल में 4 वाला जो है वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। फिर आता है 5, 6 और 7। जिनके लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? छीनते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो 1, 2, 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और जो 5, 6, 7 वाले होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं। तो मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स छीन सकते हैं। तो जो 4 मेटल रहेगा कि मेटलॉइड, वो मेटलॉइड्स होते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटलॉइड, जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती तो है। इनका कोई एक्सेप्शन है? कार्बन जो है वो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, बीइंग अ 4 मेटलॉइड्स वाले ग्रुप में आता है वो, लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत क्लियर है, इसलिए हम लोग जो है उसको नॉन मेटल ही बोलते हैं, कार्बन को। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमोनी, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो है मेटलॉइड्स हैं, और इनके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, तो उनके ऊपर हमेशा कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स जो है वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या करेंगे? छीनेंगे, तो उनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव। इसलिए हमने ये बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो होता है +1 और -1 दोनों। +1 कब होगा? जब वो कंबाइन होगा किसके साथ? कंबाइन, +1 मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। जब वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा, तो हाइड्रोजन जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। जब वो कंबाइन होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो जब इमेजिन करो, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ अगर कंबाइन हो रहा है, ठीक है, उसके साथ नॉन मेटल्स के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, तो नॉन मेटल्स की खासियत क्या है, क्या कैपेबिलिटी है कि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? छीनते हैं। अपने नहीं, मतलब वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? छीनते हैं। ठीक है, तो अगर वो छीनेंगे तो हाइड्रोजन के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, क्योंकि ये छीनते हैं। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दे देगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब वही हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल्स की क्या काबिलियत है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, छीन रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1। तो मेटल्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और नॉन मेटल्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन
1। ओके, सबको समझा? अब Sir, फोर्थ, सर एक एग्जांपल दे सकते हो आप हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद मेटल्स का? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। हाइड्रोजन जो है NaH बनता है। NaH जो है वो एक कंपाउंड है जो बनता है, ये NaH यहाँ पे आएगा मेटल्स के साथ, NaH। और नॉन मेटल्स में HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जो बेसिकली जो भी सारे के सारे तो बेसिकली नॉन मेटल्स में जो है HCl हो गया और NaH जो है वो मेटल्स में हो गया। ओके, सर अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो फिर वो सिर्फ एक प्रोटॉन है ना? बिल्कुल सही, तो वो खुद में एक प्रोटॉन बन जाएगा, लेकिन वो अकेला थोड़ी है अब तो, क्योंकि वो अब क्योंकि जो है ना वो उसने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, तो देने के बाद जो है ना वो उस पर्टिकुलर एटम के साथ जुड़ जाता है, इसलिए तो कंपाउंड बनते हैं, वो उसके साथ अलग थोड़ी रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन HCl है, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है, सपोज इसको इलेक्ट्रॉन NaH है, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है HCl में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, हाँ तो दे दिया, लेकिन HCl साथ में जुड़ भी तो गया, हाँ इसीलिए तो HCl बना, वरना सिर्फ H रह जाता ना। समझा? हाँ। हाँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन अगर सिंगल की बात करें, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन रहेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो खुद में एक प्रोटॉन होगा, ये सही है बात। ओके, अब फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर का फोर्थ पॉइंट, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका होता है -2। क्या होता है? -2। बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की भी बात है, -2 ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -2। सिंपल सी बात है। फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बिल्कुल सही बात है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। बेसिकली ये 5 चीजें हमें याद रखनी है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास ये 5 चीजें याद हो गई तो हम लोग किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, किसी का भी। ओके, अब मैं तुम्हें एक ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके दिखा रहा हूँ, जैसे तुम्हें आइडिया पड़ जाए। सर एक सेकंड, वो प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, उसका हाँ। स्क्रीनशॉट लेना। एक सेकंड। ओके सर, हो गया ना? आई होप सबको स्क्रीनशॉट मिल गया इसका। ये हाँ, 5 रूल याद रखोगे, तुम्हें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में मुसीबत नहीं आएगी कभी। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO4 का, मैं 2 का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, एक मैं H2SO4 का, और दूसरा जो है मैं MnO4 O4 -2 मॉलिक्यूल का दिखा रहा हूँ। बेसिकली अगर हम लोग ठीक से देखें, अब हम लोग H2SO4 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और इसमें मुझे मैंगनीज का। तो अगर मुझे H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अगर ठीक से देखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस S मुझे फाइंड, सल्फर मुझे फाइंड करना है, तो X प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है? कुछ भी चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन यहाँ पे किसके साथ कंबाइन हुआ? सल्फर। दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन क्या होगा? +1, क्योंकि वो डोनेट करना पड़ेगा बेसिकली उसे, अगर ऐसा तो फिर X, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का हमें पता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 + X -8 इज इक्वल्स टू 0, X -6 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +6। प्लस लिखना कभी मत भूलना, ये मैक्स नहीं है कि तुम लोग X इक्वल टू 6 लिखोगे तो कुछ भी नहीं, तो प्लस बिल्कुल भी नहीं, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में तुम्हें यहाँ पे +6 और -6 लिखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद साइन, तो तुम्हें साइन डालनी है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, MnO4 -2 के बारे में देख लेते हैं एक बार। हाँ बोलो। इज इक्वल्स टू 0 कैसे मिला? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब पूरे मॉलिक्यूल का जो भी चार्ज होता है ना, हम लोग इज इक्वल्स टू वो चार्ज कर देते हैं। अब जैसे MnO4 -2 है, तो अब हम लोग यहीं
कि जैसे MnO4 जो है MnO4 -2 है, यहाँ पे मैंगनीज फाइंड करना है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज व्हाट -2 इज इक्वल्स टू इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है -2 का, तो इज इक्वल्स टू -2। ओके, एक बार ये कर लिया तुम लोगों ने, तो x -8 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8, तो x इज इक्वल्स टू +6। तो इस तरीके से मुझे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +6। इज इक्वल्स टू के बाद तुम्हें मॉलिक्यूल का पूरा चार्ज लिखना है, जो भी उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो तुम्हें इज इक्वल्स टू के बाद लिखना है, और इस तरीके से हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में सर आप बहुत दे सकते हैं सॉल्व करने हैं। हाँ मैंने देता हूँ, तुम्हारे ग्रुप में अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास 7-8 और हैं, 7-8 मेरे पास एग्जांपल्स हैं, तुम लोग वो सॉल्व करो। ओके सर अगर हाइड्रोजन एक ऐसे कंपाउंड के साथ कंबाइन करे जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा कि माइनस होगा? फिर उसका जो है बेसिकली ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेटल्स के साथ जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होता है। तो दो पॉजिटिव एक साथ तो कभी आ ही नहीं सकते, या दो नेगेटिव कभी एक साथ नहीं आ सकते, समझा? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर फिर भी ऐसा दिख जाए तो हम लोग मेटल को ही कंसीडर करेंगे हमेशा। ओके ओके सर। आई होप ऑक्सीडेशन नंबर सबको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर। इजी, सबको समझा? यस सर। हाँ सर। चलो, तो विद दिस ऑक्सीडेशन नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमने नॉर्मल लेक्चर्स में पढ़ा था, so everyone can go right now and we will see each other in normal lectures. Okay, chalo, Yes, bye sir. everyone. As far as chemistry is concerned, our portion is done. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye everyone. Bye. Bye, sir. सर हम हाँ बोलो। और फॉलो अप लेक्चर्स रहेगा केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के फॉलो अप लेक्चर्स एक्चुअली हम तो कांटेक्ट में हैं ही एक दूसरे के, तो बेसिकली और फॉलो अप लेक्चर्स मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के नहीं रहेंगे, क्योंकि पोर्शन इज डन ना, जहाँ तक तुम्हारा रहा हुआ था वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए ना। पर सर चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट लेक्चर ही तो, हाँ लास्ट लेक्चर ही तो खत्म हुआ, लास्ट लेक्चर तूने अटेंड नहीं किया था। सर बट ब्रूस सर ने बोला था कि वो फिर से होगा, बिकॉज कवर अप लेक्चर में पूरा फर्स्ट चैप्टर होगा, इसीलिए मैं जस्ट पूछ रहा था। अच्छा, नहीं पूरा फर्स्ट चैप्टर तो नहीं होगा यार, जहाँ तक रह गया था वहाँ तक होगा, तो बेसिकली तो ये वो हाँ तो वहाँ तक हो गया है। ओके, सर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज से एंड कर दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे से ज्वाइन किया था, एंड किया था। कब? लास्ट लेक्चर शायद से। वो लास्ट 2 लेक्चर पहले की बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, या एक लेक्चर पहले की बात है, एक लेक्चर की बात, लास्ट टू लास्ट लेक्चर की बात है। अभी सैटरडे को भी मेरा लेक्चर हुआ, जब हमने ये रिएक्शंस किए, रिडॉक्स रिएक्शन किया और बाकी सब रिएक्शंस किए। डाउट लेक्चर में क्या? नहीं, एक्चुअल संडे में। यू आर फ्रॉम व्हिच ब्रांच? पवाई। निनाद। सर आई एम फ्रॉम अंधेरी। हाँ, लेकिन बोल कौन रहा है? मैं निनाद बोल रहा हूँ, आई एम फ्रॉम अंधेरी सेंटर। ओके, तो तुझे कुछ तो इश्यूज नहीं है ना चैप्टर में निनाद? ऐसे कुछ इश्यूज नहीं है, बट आई थॉट वी वर गोइंग टू कवर अप द एंटायर चैप्टर इन द कवर अप लेक्चर्स। आई आस्क्ड ब्रूस सर, सो ही टोल्ड। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, एंड अगर तुम्हें नीड है क्या पूरे आने वाले टॉपिक्स की, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो है, जस्ट लेट मी सी हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो है हमारा टॉपिक था केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, और फिर था टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सब पढ़ा था। अगर उसका जूम रिकॉर्डिंग है तो मैं वो देख सकता हूँ, अगर वो भेजा होगा तो। हाँ, लेकिन तूने अटेंड नहीं किए थे ये लेक्चर्स मेरे, मतलब एक्चुअली सैटरडे संडे किया था, बट मुझे समझा नहीं, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था पहले, सो वो नहीं समझा उसको।
ओके 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 तो लेट मी सी कि अगर एक और सेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो देन मोस्टली सारे बच्चे जो है गिने चुने ही बच्चे आएंगे, उसमें और भी कम बच्चे आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि सब अभी लास्ट लेक्चर में तो ये कंप्लीट हुआ था चैप्टर। ओके तो लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल, या तो फिर डाउट लेक्चर में अगर तू बैठ जाएगा तो डाउट लेक्चर में मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके मैं पूरा स्टार्टिंग से मैं ग्लिम्स दे दूंगा, स्टार्टिंग इन द सेंस की बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और केमिकल चेंजेस। तो डाउट लेक्चर में फिर से इस बार जो है डाउट लेक्चर जो होंगे उसमें फिर से ये डिकम्पोजिशन और इस सब का ही डाउट लेक्चर आने वाला है, तो फिर से बता दूंगा मैं। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके चलो और आई होप एवरीवन इज डन नाउ। नेहाल तेरा भी हो गया है ना सब? नेहाल तो चला गया। चलो एवरीवन बाय। बाय सर।